नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस की क्लास रहेगी। ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न पे सारी क्लासेज करने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सभी को पता है, ईवीएस में 30 नंबर्स के पूछे जाते हैं, जिस पेडागॉजी विथ आपके पूरा कंसेप्ट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास रहेगा। पहली क्लास में हम 30 को एमसीक्यूज करेंगे। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट रहेगा, आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। 30 में से आप लोगों के क्या स्कोर आता है, अंत में आप सभी लोगों को जरूर शेयर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? वाटर लिली, कैक्टस, साइकस या आर्किड की बात करेंगे। अगर आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो किस पौधे के रंध्र जो दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कैक्टस। कैक्टस पादप अपने रंध्र दिन में बंद रखता है। क्यों बंद रखता है? क्योंकि यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल के ह्रास को रोक पाता है। क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी क्या है, वाष्पीकरण होता है सूर्य की रोशनी से। तो क्या है, कैक्टस क्या है, दिन के बंद कर लेता है, तो वो वाष्पीकरण कम होता है। तो रात में रंध्रों को खोल देता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का स्थिरीकरण भी हो जाता है। इसलिए कैक्टस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? CO2 H2O इक्वल टू C6H2O प्लस O, 6CO2 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समीकरण हमारा है। अक्सर पूछी जाए तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में क्या क्या होता है। 6CO2 रहेंगे, 6 कार्बन रहते हैं, 12 कार्बन के अणु 6 रहेंगे, पानी के अणु 12 रहेंगे। तो C6H12 वो 6 बनेगा, 6O2 के अणु निकल जाएंगे, H2O के अणु 6 निकल जाएंगे। तो हमारा क्या बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग सभी लोग जानते हैं। स्कर्वी का एस से स्कर्वी और सी से विटामिन, कभी कभी सी को हम एस भी पढ़ा जाते हैं। तो विटामिन सी स्कर्वी याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी होता है और यह जल में विलेय होता है। अक्सर पूछा जाता है कि जल में विलेय कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और जल में वसा में विलेय कौन होते हैं, तो वसा में विलेय एडक, ADEK, ये ऐसे विटामिन है जो वसा में विलेय होते हैं। तो वसा और जल इन दोनों में अक्सर पूछा जाता है, इन सभी को आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न, शनि का उपग्रह बताइए। तो ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो शनि का उपग्रह कौन होता है? चंद्रमा, टाइटनस, गैनीमीड या डिमोस। किसी भी ग्रहों का आपके पूछा, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में कोई भी उपग्रह पूछा जा सकता है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है, ये आप जानते होंगे। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है चंद्रमा है, शनि का सबसे बड़ा टाइटन है। और सौरमंडल का दूसरा उपग्रह कहलाता है। शनि का सबसे बड़ा टाइटन है और पूरे सौरमंडल के दूसरे नंबर पे आता है। और आप आ गए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है यानी चंद्रमा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आता है गैनीमीड। अब आपको ये बताना है कि गैनीमीड चंद्रमा है, किस ग्रह का उपग्रह है या किस ग्रह का चंद्रमा है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और निखार लाएगा, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा, सिलेक्शन के रास्ते की ओर ले जाएगा, एग्जाम फतेह करने की ओर ले जाएगा। पौधे में एधा अर्थात जिसे हम कैम्बियम बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जल का स्थानांतरण करना, टूटे फूटे की मरम्मत कर देना या वाष्पोत्सर्जन में सहायक होना। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि पौधा एधा जो कैम्बियम होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है एक ही होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का क्या करना होता है? स्थानांतरण करना होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे में जो एधा कैम्बियम होता है उसका कार्य ही होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम क्या है? मलेरिया, पीलिया, पेचिस या टाइफाइड? सभी बताइएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। एंट अमीबा आपने नाम सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट भी होता है, इसलिए हम सभी लोगों को बता रहे हैं अच्छे तरीके से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला जो रोग होता है वह कोई और नहीं, पेचिस ही होता है। रोगों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। अभी पेचिस से है, कोई बुखार है, कोई सर्द है, दर्द है, कुछ भी टेबलेट से संबंधित, यानी आपका जो है रोग, मेडिसिन, दवाइयाँ, इनसे एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। और यह किससे फैलता है? तो पेचिस सभी लोग जानते हैं दूषित जल पीने से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित जल हम जब ग्रहण करते हैं तो फैलता, अधिकतर बारिश के मौसम पे होता है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होगा? तो खाद्य जाल से प्रश्न एक बनता ही बनता है। उत्पाद प्राथमिक, अपघटक या द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी वही होगा जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो बी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। जैसे खरगोश हो गया, चूहा हो गया, चूहा भी क्या है एक, गिलहरी हो गई, खरगोश, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न के लिए, जलीय तथा कीट भक्षी पौधा कौन सा कहलाता है? यूट्रिकुलेरिया, डायनुया, ड्रोसेरा या कोई नहीं? तो आप सभी लोग इतना तो जानते होंगे, समझते हैं कि जलीय तथा जो कीटभक्षी पौधा होता है, जलीय कीटभक्षी पौधा क्या कहलाता है? यूट्रिकुलेरिया कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट सर्वोपरि है। शर्मान जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, तो कैलेमाइन किस धातु का एस्क कहलाता है? तो धातुओं से संबंधित आएगा, धातुओं का एस्क से संबंधित आएगा, मिश्र धातु से प्रश्न आ सकता है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो कैलेमाइन किस धातु का एस्क है? Mg, कॉपर, जिंक या Fe आयरन? किससे होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। कैलेमाइन, कैलेमाइन जो होता है किस धातु का एस्क कहलाता है? तो कैलेमाइन होता है जिंक। जिंक धातु का एस्क है। जिंक धातु में 3 एस्क होते हैं। पहला होता है कैलेमाइन, दूसरा जिंक, और तीसरा जिंक ब्लेड, और तीसरा होता है जिंकाइट। कैलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, 3 एस्क होते हैं जिंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौगिक है? अब यौगिकों की पहचान करना। पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध या ग्लूकोज? ये चारों ऑप्शंस दिए गए और चारों ऑप्शनों में से देखो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा यौगिक इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ग्लूकोज सभी लोग जानते हैं, C6H12O6 इसका फार्मूला है। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक होता है और ग्लूकोज का उपयोग अधिकतर मदिरा पदार्थ, मिठाइयाँ, मुरब्बों के निर्माण में किया जाता है जो ज़्यादातर सुरक्षित हो। ठीक है, सभी लोग समझ गए ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है? अगर अक्सर एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर ही आ चुका है और सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वह शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इतना तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार होगा, पृथ्वी है या पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, और पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर पिंड का जो भार होता है वह सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य इसलिए होता है क्योंकि, क्यों होता है सभी बताइए? पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होगा और ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर अत्यधिक होता है, अधिकतम होता है। इसका रीजन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरा ऑल टू ऑल डिस्कस करेंगे। पहले आप भी थोड़ा समझिए, फीडबैक करिए, अपने माइंड की मेमोरी को चेक कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव होता है। प्रोड्यूसर गैस है क्या चीज़? ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूसर जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है और नाइट्रोजन का मिश्रण CO और N2 का मिश्रण को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। किसको बोला जाता है? नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण गैस को हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो हर प्रकार से आपसे बनना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। TT एग्जाम को फतेह करना है तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित किससे होता है? सभी पौधों में होगा,
सभी जंतुओं और पौधों में होगा, सभी हरे पौधों में होगा या वायरसों में होता है। तो इतना सिंपल सी बात है, आप सब लोग समझते होंगे। प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है कहीं ना कहीं सभी जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी में प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी हरे पौधे हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था, ठीक है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, आप सभी लोग जानते हैं। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। सेल्सियस तथा फारेनहाइट के मान किस तापमान पर समान होते हैं? सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, फारेनहाइट को हम 0 डिग्री फारेनहाइट लिखते हैं। लेकिन ऐसे दोनों का मान जिस पर तापमान समान होता हो, ऐसे एक पैमाना है और पैमाना -40 डिग्री सेल्सियस में दोनों का तापमान समान माना जाता है। सेल्सियस और फारेनहाइट के मान -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर समान हो जाते हैं। ये एक लॉजिक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हर एक प्रश्न को दिमाग में रखना है, समझना है। अगला, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? जी हाँ, इनमें से वास्तव में मीन नहीं है। मीन है क्या चीज़, मीन समझना जरूरी है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं फुफ्फुस मछली हो गई, रजत मछली हो गई, ठीक है। एक आती है, कौन सी आती है सभी लोग बताइए? कुत्ता मछली, बिल्ली मछली। लेकिन जो रजत मछली होती है, रजत मछली जो बी ऑप्शन दिया गया है, रजत मछली का कोई मीन नहीं होता है। फुफ्फुस मछली, एक समुद्री घोड़ा, डॉन फिश, कैट फिश, इनके सारे मीन होते हैं। तो मीन किनके होते हैं? फुफ्फुस, बिल्ली, कुत्ता, डॉन फिश, कैट फिश, इन सारे के मीन होते हैं, लेकिन रजत मछली में मीन नहीं होता है। अगला, न्यूनतम संभव तापमान, जो तापमान सबसे कम संभव हो सके, अनुमान नहीं, जो संभव हो सके, तो -273 डिग्री सेल्सियस ये सबसे कम तापमान है, जो बर्फ की तरह एक जम जाता है। मस्टर्ड एक आयल होता है जो बर्फ की तरह जम जाएगा। इसमें परम ताप भी इसे कहते हैं, परम ताप भी कहा जाता है। कौन सा आयल होता है सभी लोग बताइएगा, ठीक है ना। सभी लोगों को समझना है और फीडबैक करना अच्छे तरीके से। किसी भी प्रश्न पर बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा दिया गया है कि वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद में या ग्रीष्म ऋतु में होता है? सभी लोग बताइएगा, वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है? ठीक है, चलिए सभी लोग ऑप्शन करके बताइए। शीत ऋतु हो गए, बसंत ऋतु हो गया, शरद ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो वायुदाब सबसे कम जो होता है सभी लोग जानते हो ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। वायुदाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि सूर्य की अधिकतम तापमान होता है, गर्मी होती है, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अत्यधिक हो जाता है। इसलिए वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया तो वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना और फीडबैक करना है। देखिए, वायुमंडल का प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक होता हो, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इन 4 बेहतरीन लाजवाब मंडल दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं जो क्षोभ मंडल कहलाता है, ये वायुमंडल का प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, यानी कि पहला मंडल, पृथ्वी से ऊपर जैसे उठते हैं, पहला मंडल हमारा क्षोभ मंडल कहला जाता है। ठीक है, और वायुमंडल की सबसे निचली और संघनन परत दोनों, क्षोभ मंडल और वायुमंडल, तो पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरे में आ जाता है वायुमंडल। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? इसी मंडल में ही होती हैं, इसलिए पृथ्वी के ऊपरी तल को हम क्या कहते हैं, मौसमी संबंधी घटनाएं को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला, दूध से दही बनने की प्रक्रिया तो किन्वन कहलाएगी। कई बार पूछा गया, इसको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, ये भी कई बार पूछा गया। हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा किस प्रकार से बनता है, सीधा ही बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण है? तो अभयारण्य से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना सभी लोगों को। तो शेर जो होता है सभी लोग जानते हैं, गिर से गिर
गा से गिर, गा से गुजरात। गुजरात में गिर अभयारण्य में शेर पाए जाते हैं। ठीक है, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों का संरक्षण होता है और यह गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पर है? जूनागढ़, याद रखिएगा। कहीं भी A to Z कहीं भी आपको भूल चूक नहीं होनी चाहिए। A to Z तैयारी यहाँ पे होगी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, देखिए सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वह कहीं ना कहीं मांसाहारी ही कहलाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि घास भूमि क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, इस परितंत्र खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, सबसे ऊंचला स्तर मांसाहारी होता है, सबसे निचला स्तर जो होता है वह शाकाहारी होता है। इसके बाद अब बातें, विषाणु की खोज किसने की? साइंस का बेस्ट क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज एक ही ने की है, वह है इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज कब की थी? 1892 में। अगर सन रिलेटेड आता है तो भी आपसे बन जाना चाहिए। बढ़ते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति पूछी जा रही है। तो जो कवक होते हैं ना, फंगस हम पढ़ते हैं, देखते भी हैं, तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह कहलाती है काइटिन। काइटिन इज द राइट आंसर। ये काइटिन की बनी होती है और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोज के रूप में होता है। संचित जो भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोज के रूप में। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? जी हाँ, काली मिट्टी का निर्माण किसी चट्टान के जब टूटता है चट्टान, तब काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और वह आपका बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं, उसके भंगुर होता है, तब फिर वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, ये तीनों चीज़ें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है आपके दिया गया कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? नदी, पहाड़, जंगल, इनसे भी प्रश्न आएगा। तो गंगा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? सभी लोग बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जलप्रपात जो कहीं ऊंचे जंगल पहाड़ों से जब पानी गिरता तो जलप्रपात बन जाता है। तो जोग जलप्रपात आपके कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जलप्रपात इसे अब बोला जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात बोला जाता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके शरावती नदी पे पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रेरी घास में पाई जाती है। तो प्रेरी घास में क्या क्या पाई जाती है? ये प्रेरी जो घास होती है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, यूरोप में कहाँ पे पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रेरी जो घास होती है ये आपके उत्तर अमेरिका में। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है उसको हम प्रेरी मैदान कहते हैं। ठीक है, प्रेरी घास उसी मैदान पर उगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सोशल साइंस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खालसा पंथ 1895, 1699, 1569 या 1689। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये भी आप जानते हैं, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो खालसा पंथ किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित हो जाते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि उपसौर क्या होता है? आपने सुना होगा अपसौर, उपसौर, दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो अपसौर हमेशा क्या होता है? 3 जनवरी को होता है, उसे हम उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को जो घटना होती है उसको उपसौर कहते हैं। ये घटना कैसी होती है? जो पृथ्वी होता है वह सूर्य के अधिकतम पास होगा तो उसे हम उपसौर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूर होता है, दूर को हम बोलते हैं अपसौर। दूर को अपसौर बोलते हैं। तो अपसौर किस तारीख को होता है ये आप सभी लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो ये रहे टॉप 30% समझ सिलेबस का निचोड़ लाया गया है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। ये प्रैक्टिस सेट अटेंड कर वाकई बता रहा हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। चलिए मिलते हैं आपके अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।